चलो कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर सिलोजिज्म, रूल्स ऑफ सिलोजिज्म पे जाते हैं अभी। क्या क्या रूल्स है सिलोजिज्म की, क्या फॉलो करना चाहिए सिलोजिज्म को। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के रूल है। रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर, रूल्स ऑफ क्वालिटी और रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। एक एक करके सब देखेंगे, इसके अंदर भी और दो तीन रूल्स है। ठीक है, सिलोजिज्म के बारे में एक खास बात यह है कि उसकी जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी यानी वो कितना सही कितना गलत है, ये उसके फॉर्म पे डिसाइड करते हैं, उसके कंटेंट पे नहीं। ठीक है, तो व्हेन अ रूल इज वायोलेटेड या ब्रोकन, इट लीड्स टू अ फॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल यानी वो फॉर्म में कुछ गलत है। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलते हैं फॉर्मल फैलेसी। फैलेसी यानी कुछ गलती होना, फॉर्मल यानी फॉर्म, उसके स्ट्रक्चर में कुछ गलत है। स्टार्टिंग विथ रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर। रूल क्या है, एक सिलोजिज्म के पास सिर्फ तीन प्रपोजिशन होने चाहिए, उससे ज्यादा प्रपोजिशन नहीं हो सकती एक सिलोजिज्म में। वायोलेशन यानी रूल तोड़ने के लिए क्या करोगे आप, इस रूल को तोड़ने के लिए तीन से ज्यादा प्रपोजिशन इंट्रोड्यूस करोगे। करेक्ट, और ये जब गलती करोगे तो ये गलती का नाम होगा फैलेसी ऑफ फोर प्रपोजिशन, आर्ग्यूमेंट ऑफ सोराइट्स। ठीक है, अभी जब भी आपको बोर्ड में दिया रहेगा आर्ग्यूमेंट कोई भी, वो गलत ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन यही बोल रहा है कि गलती आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो ये रूल सिर्फ आपको याद रखना है। एक्चुअली में आपको वायोलेटेड वाला आर्ग्यूमेंट दिया रहेगा और आपको फैलेसी ढूंढ के निकालनी है। समझ रहे हो, सही वाला आर्ग्यूमेंट तो दिया रहेगा नहीं, कुछ गलत होगा ही होगा उस आर्ग्यूमेंट में। तो फिर आप लोग को ये फैलेसी आइडेंटिफाई करनी है और उसका वायोलेशन आइडेंटिफाई करना है। वायोलेशन क्यों आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि रीजन में लिखना है। यू हैव टू एक्सप्लेन इट विथ रीजन, खाली फैलेसी नहीं लिखना है वहां पे जाके। तो when I say some mammals are men, all men are rational beings, some rational beings are creative, therefore some mammals are creative। आपको ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्रोपोजिशन, सेकंड प्रोपोजिशन, थर्ड प्रोपोजिशन, फोर्थ प्रोपोजिशन। मैंने क्या बोला, सिलोजिज्म में कितने प्रोपोजिशन होने चाहिए, तीन। यहाँ पे कितने प्रोपोजिशन है, चार। तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया है, ये सिलोजिज्म है ही नहीं। तो फैलेसी, गलती क्या है इसमें, फैलेसी ऑफ फोर प्रोपोजिशन। फोर प्रोपोजिशन, चार प्रोपोजिशन आ गए, और ये चार प्रोपोजिशन वाले आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ सोराइट्स। ठीक है, तो आपको अपने बोर्ड के आंसर में लिखना है फैलेसी ऑफ फोर प्रोपोजिशन। यहाँ पे मैंने आंसर दिया हुआ, द आर्ग्यूमेंट कमिट्स द फैलेसी ऑफ फोर प्रोपोजिशन, आर्ग्यूमेंट ऑफ सोराइट्स, सिंस इट वायलेट्स द रूल ऑफ स्ट्रक्चर टू कंटेन ओनली थ्री प्रोपोजिशन। ठीक है, ये जो है आंसर, इसको प्लीज कोई तो नोटबुक में लिख दो। ये स्टैंडर्ड रहेगा, जैसे ही आपको चार प्रोपोजिशंस दिखेंगे, आपको ये रीजन सीधा सीधा एज इट इज छाप के लिख देना है। ठीक है, कुछ सोचना नहीं है। और मोस्टली बोर्ड्स में एक ना एक आर्ग्यूमेंट और सोराइट्स वाला क्वेश्चन आ ही जाएगा। दिस वाज योर फर्स्ट रूल अंडर रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर। रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर के अंडर दूसरा रूल क्या होगा, इट मस्ट हैव ओनली थ्री टर्म्स। ठीक है, वायोलेशन क्या होगा, तीन से ज्यादा टर्म्स होंगे। और ये फैलेसी को हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, और ब्रैकेट में फोर टर्म्स लिख देना। और उसके आगे आपको समझाना कि एम्बिगस मेजर टर्म है या मिडल टर्म है या माइनर टर्म है, इसमें से कुछ एक होगा। एम्बिगस मतलब अनक्लियर होता है। ठीक है, पक्का पक्का बताया नहीं है क्या, अभी समझेगा नहीं, मैं एग्जांपल बता देती हूँ, फिर समझ जाए शायद। तो अ टर्म इन लॉजिक मस्ट हैव ओनली वन मीनिंग। तो लॉजिक में कोई भी टर्म का सिर्फ एक ही मतलब होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं रीड या रेड। ठीक है, रीड प्रेजेंट टेंस में भी यही होता है इसका स्पेलिंग,
और पास्ट टेंस में भी यही स्पेलिंग होती है उसकी, ठीक है। बट इन दोनों का मतलब अलग है। प्रेजेंट टेंस वाला रीड यानी मैं अभी कर रही हूँ रीड, पास्ट टेंस वाला रेड यानी मैंने पहले ही पढ़ लिया हुआ है। तो अगर आपने ये इनको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया एक ही सिलोजिज्म में, तो आप ये दो टर्म्स कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं समझना कि एक ही टर्म है, रीड रीड सेम स्पेलिंग दिख रही है, नहीं, मतलब अलग है, मतलब टर्म भी अलग ही है वो लोग, ठीक है। तो एक टर्म का सिर्फ एक ही मतलब होना चाहिए लॉजिक में, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स यानी टू डिफरेंट टर्म्स। तो इक्विवोकेशन के अंदर तीन तीन टाइप्स होंगे, एम्बिगस मेजर, एम्बिगस मिडिल, एम्बिगस माइनर। एम्बिगस मेजर से स्टार्ट कर लेते हैं। अ फेदर इज लाइट, फेदर कैन नॉट बी हैवी, देयरफॉर अ हैवी थिंग कैन नॉट बी लाइट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पहले तो तीनों टर्म्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक है हमारा मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडल टर्म, तीनों आइडेंटिफाई करते हैं। देयर फोर यानी ये कंक्लूजन है, यहाँ पे ये हमारा प्रेमिस वन है, ये प्रेमिस टू है। कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या, अपना माइनर टर्म, और जो प्रेडिकेट है वो है हमारा मेजर टर्म, ठीक है। और फेदर इज लाइट यानी फेदर हल्का है, फेदर कैन नॉट बी हैवी, फेदर भारी नहीं हो सकता, देयरफॉर अ हैवी थिंग कैन नॉट बी अ लाइट। यहाँ पे क्या गलती की है कि ये जो लाइट है, यहाँ पे हम लोग कोई ट्यूब लाइट या बल्ब या लैंप इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कि ये नहीं हो सकता अभी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी हल्का यानी वेट के टर्म्स में हमने बात कर दिया लाइट की, और यहाँ पे आके हम ऑब्जेक्ट लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ही वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग है, यानी यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स बन गए। तुम्हारा पहला टर्म क्या है, फेदर, दूसरा टर्म हो गया हैवी थिंग्स, तीसरा टर्म हो गया लाइट इन टर्म्स ऑफ वेट, और फोर्थ टर्म हो गया लाइट यानी ट्यूबलाइट वाला लाइट, ठीक है। रूल रूल क्या था हमारा, तीन ही टर्म होना चाहिए। यहाँ पे कितने टर्म हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो देयर आर 4 टर्म्स हियर। तो यहाँ पे ये जो टर्म जो कि एम्बिगस है यानी अनक्लियर है, यानी लाइट, ये टर्म एम्बिगस है, अनक्लियर है, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली है क्या। तो फिर ये टर्म मेजर है, माइनर है, मिडल है, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे प्रेडिकेट टर्म है कंक्लूजन का लाइट, यानी ये क्या हो गया हमारा मेजर टर्म, यानी ये फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन है, यानी एम्बिगस मेजर, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, द अबव आर्गुमेंट कमिट्स द फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, फोर टर्म्स, एम्बिगस क्या है यहाँ पे, एम्बिगस मेजर है, ठीक है, as it violates the rule of structure. A term and logic must have only one meaning, but the major term light has two meanings here. Light in the major premise is in reference to weight, whereas the light in the conclusion means a tube light or lamp. ठीक है, चलो रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर, एम्बिगस मिडल देख लेते हैं। All stars are celestial bodies. Taylor Swift is a star. Therefore, Taylor Swift is a celestial body. Celestial bodies का अगर मतलब पता नहीं है तो फिर मैं बता देती हूँ, कोई भी प्लैनेट, ठीक है, या कोई भी स्टार, यहाँ पे सन मून, इन सब को हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। जो भी स्पेस सोलर सिस्टम में है अपने, उन सबको सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल स्टार्स आर सेलेस्टियल bodies. Taylor Swift is a star. Therefore, Taylor Swift is a celestial body. Taylor Swift सोलर सिस्टम में थोड़ी मिल रही है हमको, नहीं। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई आप लोग ही बताओ। यहाँ पे जो स्टार्स है ये वर्ड, यहाँ पे अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है, यहाँ पे हम लोग क्या तारा, तारा है ऐसा बोल रहे हैं, करेक्ट। ऑल स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज, सारे तारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है टेलर स्विफ्ट इज अ स्टार, यानी टेलर स्विफ्ट इज अ सेलिब्रिटी, ऐसा बोलना चाह रहे हैं हम लोग,
करेक्ट। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? एक हो गया तारा वाला टर्म, वन। एक हो गया सेलेस्टियल बॉडी, टू। थर्ड टर्म इज टेलर स्विफ्ट। और ये सेलिब्रिटी वाला स्टार हो गया टर्म फोर। तो यहाँ पे कितने टर्म आ गए? फोर टर्म्स। सिलोजिज्म में होने कितने चाहिए? तीन टर्म। तो ये कुछ गलती हो गई सिलोजिज्म में, करेक्ट। तो दिस इज द फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। ये स्टार जो वर्ड है, ये कंक्लूजन में बिल्कुल भी आ रहा है क्या? नहीं। तो ये कौन सा टर्म है हमारा? मिडल टर्म है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये एम्बिगस मिडल है। अनक्लियर वर्ड कौन सा है? मिडल टर्म। ठीक है। तो अबाव आर्ग्यूमेंट कमिट्स द फैलेसी ऑफ इक्वेशन, फोर टर्म्स, मिडल मिडल टर्म एम्बिगस है, तो फिर एम्बिगस मिडल। लास्टली एम्बिगस माइनर का भी एग्जांपल देख लेते हैं। Smith is in jail. All violators of rules are meant to be in jail. Therefore, rules of structure were violated by Smith. यहाँ पे देखो रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर स्मिथ ने वायलेट किया, इसके लिए वो जेल में चला गया, ऐसा बोलना चाह रहा है। बट करेक्ट, ऑब्वियसली ये करेक्ट नहीं है। स्मिथ इज इन जेल, ऑल वायलेटर्स ऑफ रूल्स आर मेंट टू बी इन जेल। जो भी लॉ तोड़ता है देश का, उनको हम लोग ने जेल में डालना चाहिए। तो स्मिथ जेल में मतलब उसने कोई तो नेशन का लॉ लॉ तोड़ा है। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग? देयरफॉर रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर वर वायलेटेड बाय स्मिथ। मतलब भाई किसी ने ये लॉजिक के रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर को वायलेट कर दिया तो वो जेल में गया। ऑब्वियसली रॉन्ग। तो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है? एक है स्मिथ, एक है जेल, एक है वायलेटर्स ऑफ रूल्स। ये रूल्स किसके बारे में बात कर रहे हैं? नेशन के रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे किस कौन से रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं? रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर। ये कौन से रूल्स है? लॉजिक के रूल्स है। ठीक है। तो कितने टर्म हो गए? वन, टू, थ्री एंड फोर। तो फैलेसी कमिट हो गई। तो फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग? कौन सा टर्म है ये? माइनर टर्म है, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। तो ये क्या है हमारा? माइनर टर्म है। तो फिर यहाँ पे हम लोग का कौन सा इक्विवोकेशन कमिट हुआ है? एम्बिगस माइनर। ठीक है। चलो रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर टेलीग्राम पे डाउट पूछ लेना।